हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आपका आपके यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के बीकॉम थर्ड ईयर में, बाकी प्रत्येक यूनिवर्सिटी के बीकॉम सेकेंड ईयर में कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट इनकम टैक्स की पूरी एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको एक तरफ से हर एक टॉपिक, उनके रूल्स और प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्लियर कराए जाएंगे। आपकी पढ़ाई की विशेषतम तैयारी की पूरी व्यवस्था यहाँ है। आप वो क्लासरूम पढ़ाई या ऑफलाइन पढ़ाई बेहतर मानते हैं ना, 1 बाय 1 टॉपिक क्लियर हों, सारे डाउट क्लियर किए जाएं, वो सब कुछ हम यहाँ आपके लिए लेके आ रहे हैं। आपकी पूरी पढ़ाई आपकी शर्तों पर आपके घर बैठे होगी। आप जैसी पढ़ाई चाहते हैं वैसी पढ़ाई आपको मिलेगी। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये क्लास आपके लिए मकान संपत्ति से आय को गहराई से जानने की क्लास है। आप मकान संपत्ति से आय वो लेसन है। पहले तो आय के 5 शीर्षक हैं। आय के 5 शीर्षक में ये आय का दूसरा शीर्षक है। पहला वेतन से आय, जो आप पूरा पढ़ चुके हैं। वेतन तो तकरीब 40 नंबर में एग्ज़ाम में आना ही है। ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 27 नंबर की बात होती है। बेटा पेपर 195 का बनता है, जिसमें आपको 100 करना होता है, 100 करना होता है 195 में। लेकिन मैंने ये कहा ये 27 नंबर के आसपास हाउस प्रॉपर्टी बनेगी, और अगर ये बनती है 27 नंबर में, ना 27 में बनी तो 17 या 19 में तो श्योर है। तो आपके लिए ये सबसे बड़े नंबर बनाने के मौके हैं। अगर पेपर शुरू से बन जाता है तो फिर लास्ट के क्वेश्चन कम आएंगे, और अगर लास्ट के क्वेश्चन आए तो शुरू वाले जोड़ के आएंगे। तो आप तो बस दुआ रखो कि शुरू वाले आ जाए। तो हमें हाउस प्रॉपर्टी हर एक विद्यार्थी को समझ में आए उस तरीके से पढ़ाना है। दूसरी बात, हाउस प्रॉपर्टी वो सब्जेक्ट रहा है जो बच्चों को अच्छे नंबर दिलाता है। अब की बारी आपकी है। मतलब आप हाउस प्रॉपर्टी के हर एक नियमों के बादशाह बनिए, कहीं आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा प्रॉमिस है। आपका ये दोस्त, आपका ये भाई आपके साथ है ना, आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए। आपकी नस नस में इनकम टैक्स के नियम निकलेंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आप सिर्फ अपने ये चंद मिनट मेरे नाम कर दीजिए, मुझे वो चंद मिनट चाहिए आपके बस। तो प्यारे दोस्तों, अगर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सकें। और आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे एक नियमित क्लास पाते हैं। PDF मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, एग्ज़ाम पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये सब कुछ पाने के लिए आप हमसे पेड क्लास लीजिए। चलिए दोस्तों, हम आपके लिए आय का दूसरा शीर्षक मकान संपत्ति से आय का सबसे बेसिक रूल आज आपके लिए लेके आ रहे हैं। मैंने शुरुआत में कहा था हाउस प्रॉपर्टी में कुछ और नहीं है, सिर्फ 2 चीज़ें हैं, सिर्फ 2। आधा या आधे से ज़्यादा हिस्से में है एनुअल वैल्यू, और आधे में है कटौती। आपने ये 2 चीज़ें जान ली, हाउस प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई। तो आज हमने यहाँ शीर्षक बना रखा है वार्षिक मूल्य की गणना। सबसे पहले ये एनुअल वैल्यू शब्द मिला कहाँ? तो हम इनकम टैक्स की डेफिनेशन का रुख करते हैं, वो हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन का रुख करते हैं। हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में ये कहा था, करदाता के स्वामित्व वाले मकानों तथा उससे लगी जमीनों के वार्षिक मूल्य पर कर लगता है। तो बेटा मैंने वहाँ उसी समय ये बताया था
कि एनुअल वैल्यू ये दर्शाता है कि हम साल भर में मकान से कितना कमा सकते हैं, वो ये नहीं दिखाता कि हम मकान को बेच दें तो कितना पा सकते हैं। ठीक है, एनुअल वैल्यू होता क्या है कि हम सालाना मकान से जितनी कमाई कर सकते हैं वही उसकी एनुअल वैल्यू बताती है। ठीक है, अभी तो हाल फिलहाल यही इतना समझिए। अधिनियम में एनुअल वैल्यू शब्द एक ही बार इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ हम अपनी सुविधा अनुसार ग्रॉस एनुअल वैल्यू और नेट एनुअल वैल्यू दो अलग अलग शब्दों से संबोधित करेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो पूरी बात क्या है? हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनीशन कहती है करदाता के स्वामित्व वाले मकानों तथा उससे लगी जमीनों के वार्षिक मूल्य पर कर लगता है। तो अगर करदाता के स्वामित्व वाले मकानों तथा उससे लगी जमीनों के वार्षिक मूल्य पर कर लगता है तो हमें सबसे पहले वार्षिक मूल्य जानना होगा। एनुअल वैल्यू है क्या बेटा? अन्य जितनी चीज़ें आप पढ़ते चले आए हो, किसी की डेफिनेशन दी गई थी क्या? नहीं दी गई थी। एग्जैक्ट एनुअल वैल्यू की भी इनकम टैक्स में कोई डेफिनेशन नहीं है। हम ये सिर्फ इतना कह सकते हैं कि हम मकान से वर्ष भर में इतना कमा सकते हैं, वही उसकी एनुअल वैल्यू कहलाती है। हमें एनुअल वैल्यू निकालना सीखना होगा। तो आइए कुछ बातें हम आपके लिए करते हैं और वो हम अब किताब से हट के चलेंगे। क्यों? किताब से हट के चलने के लिए मैंने ऐसा क्यों कहा? प्यारे दोस्तों, कारण यह है कि जब हम किताब की दुनिया पे रहेंगे ना, तो इन्होंने एक पॉइंट को पकड़ा है, उसको खींचा है, दूसरा यहाँ कब आ गया कुछ लॉजिक क्लियर नहीं है। और ये सबसे बेस्ट किताब है। हम एक एक टॉपिक आपको क्लियर करते हुए चलेंगे, वो आपके लिए बेस्ट होगा और आप उसी टॉपिक के आधार पर नोट्स बनाइएगा। और ये एनुअल वैल्यू तो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है कि वार्षिक मूल्य से आप क्या समझते हैं, वार्षिक मूल्य की गणना किस प्रकार की जाती है, बताइए। तो मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया कि वार्षिक मूल्य से आप क्या समझते हैं, वार्षिक मूल्य की गणना किस प्रकार की जाती है, बताइए। तो मैंने अभी डेफिनेशन दिया वार्षिक मूल्य की कि मकान संपत्ति से आय की परिभाषा में ही ये है कि करदाता के स्वामित्व वाले मकानों तथा उससे लगी जमीनों के वार्षिक मूल्य पर कर लगता है। वार्षिक मूल्य उस मकान से सालाना हम जितना कमा सकते हैं वही उसका वार्षिक मूल्य कहलाता है। लेकिन इसके निकालने के लिए कुछ तरीके अपनाने होंगे। कैसे? जब हमें वार्षिक मूल्य निकालना हो तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि मकान किराए पर उठा है, किराए पर उठी मकान संपत्ति, किराए पर उठा मकान, ठीक है। इसे इंग्लिश में लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी कहते हैं, या मालिक स्वयं रहता है। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, किराए पर उठी मकान संपत्ति या स्वयं रहने के काम में, या मालिक उसमें स्वयं रहता है, स्वयं रहने के काम में, जिसे हम सेल्फ ऑक्यूपाइड कहते हैं, ठीक है। मतलब हमें ये दो नियम जानने होंगे। जैसे ही आपसे क्वेश्चन में एनुअल वैल्यू निकालने के लिए कहा गया तो आप एनुअल वैल्यू निकालिएगा, बाद में पहले ये देखें मालिक मकान में कर क्या रहा है। अभी और आगे 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 आपको नियम मिलते जाएंगे, लेकिन हाल फिलहाल यहाँ भी दो ही रखिए। फिर आगे ऐसा भी होगा कि हो सकता है मालिक कुछ समय मकान में स्वयं रहे, कुछ समय किराए पर उठाते। हो सकता है ऐसा रहे कि मकान किराए पर उठ सकता है लेकिन किराए पर उठाए ही ना। हो सकता है ऐसा रहे कि मालिक कुछ समय रहना चाह रहा था लेकिन मकान पूरे साल खाली ही रह गया। तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब आप देखेंगे। तो पहले ये जानिए कि जब भी आपको वार्षिक मूल्य निकालना हो तो वार्षिक मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले आप देखिए मालिक मकान में कर क्या रहा है। क्या वो मकान किराए पर उठा है? क्या उस मकान में मालिक स्वयं रह रहा है? तो अभी आज हम बताने चल रहे हैं आपको उस मकान की एनुअल वैल्यू जो किराए पर उठा हुआ। तुरंत यहाँ फिर ये दो नियमों में टूट, जैसे ही आपने देखा कि मालिक ने इस मकान को किराए पर उठा रखा है, तुरंत यहाँ पे दो नियम टूट जाते हैं। क्या किराया नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं है
या किराया नियंत्रण अधिनियम लागू है? किराया नियंत्रण अधिनियम 1972, रेंट कंट्रोल एक्ट 1972 अप्लाइड और नॉट अप्लाइड? किराया नियंत्रण अधिनियम 1972 नहीं लागू, ठीक, मतलब किराया नियंत्रण अधिनियम 1972 के अंतर्गत नहीं आता, नहीं लागू, या किराया नियंत्रण अधिनियम 1972 लागू। इन्हीं दो नियमों पर हमें पढ़ना होगा। किराया नियंत्रण अधिनियम 1972 लागू। अब चूंकि ये चार्ट हमें पूरा करना है तो मैं आपको ये भी समझा देता हूं कि अगर मालिक स्वयं रहता है तो क्या होगा। हालांकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं थी, अभी आप इसे आगे पढ़ोगे, लेकिन आपके दिमाग में ये बातें घर कर चुकी रहें वो बेहतर है। तो आप जानिए, जिस मकान में मालिक स्वयं रहता है और जब अगर उस मकान से ना रहे तो उससे कोई लाभ प्राप्त ना किया हो, उस मकान की नेट एनुअल वैल्यू निल होती है, शून्य होती है। कंफर्म? मतलब कोई ऐसा मकान जिसमें मालिक स्वयं रहता है और अगर मालिक उसमें स्वयं ना रहे तो उस मकान से कोई लाभ प्राप्त ना करे, उस मकान की एनुअल वैल्यू शून्य होती है, निल होती है। ठीक है, तो हम अब इसको छोड़ दे रहे हैं, हमें किराए पर उठे मकान के बारे में जानना है। तो अगर कोई मकान किराए पर उठा है और हमें उसकी एनुअल वैल्यू निकालनी है, तुरंत हमें कितने नियम बन जाएंगे? 2। जब किराया नियंत्रण अधिनियम 1972 लागू ना हो और जब किराया नियंत्रण अधिनियम 1972 लागू हो। रेंट कंट्रोल एक्ट, RCA बोलेंगे इसे हम बार बार, रेंट कंट्रोल एक्ट 1972 नॉट अप्लाइड। हम डायरेक्ट यही बोला करेंगे RCA अप्लाइड या RCA नॉट अप्लाइड। तो आगे फ्यूचर के लिए आप जानते रहिए RCA रेंट कंट्रोल एक्ट, रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाइड, रेंट कंट्रोल एक्ट 1972 अप्लाइड। तो पूरी बातें क्या बनी, आप एक एक तरफ से फिर से जान लीजिए। हम आज आपके लिए लेके आए हैं वार्षिक मूल्य, एनुअल वैल्यू। करदाता के स्वामित्व वाले मकानों तथा उससे लगी जमीनों के वार्षिक मूल्य पर कर लगता है। अगर करदाता के स्वामित्व वाले मकानों तथा उससे लगी जमीनों के वार्षिक मूल्य पर कर लगता है तो वार्षिक मूल्य हमें निकालना होगा ना। तो वार्षिक मूल्य मतलब मालिक उस मकान से वर्ष भर में जितना कमा सकता है वही उसकी एनुअल वैल्यू कहलाती है। मान लिया, तो हमें सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी अगर निकालना है तो हमें सबसे पहले एनुअल वैल्यू निकालना होगा। एनुअल वैल्यू निकालने के लिए आप तुरंत देखिए मकान में मालिक कर क्या रहा है। 2 काम, क्या वो मकान किराए पर उठा है, क्या उस मकान में मालिक स्वयं रह रहा है। अगर मैंने कहा मालिक स्वयं रहता है उस मकान में, और ध्यान रहे अगर स्थानांतरण आदि की दशा में वो छोड़ के जाए और उस मकान से कोई लाभ प्राप्त ना करे, तो अगर मालिक उस मकान में स्वयं रहता है और उस मकान से कोई लाभ प्राप्त नहीं करता तो उस मकान की नेट एनुअल वैल्यू निल होती है। हमें यहाँ जानना होगा जब मकान किराए पर उठा हो, 2 नियम हैं, जब किराया नियंत्रण अधिनियम 1972 ना लागू हो और जब किराया नियंत्रण अधिनियम 1972 लागू हो। ये किराया नियंत्रण अधिनियम होता क्या है जानिए। RCA कहते किसे हैं? जब प्रश्न में मानक किराया दिया रहता है, स्टैंडर्ड रेंट, मानक किराया, प्रमाप किराया, तो वो बढ़े हुए किराए की संभावना पर रोक लगाता है। मतलब आप कुछ भी तय कर सकते हैं किराया, लेकिन जब वो मानक किराया वहाँ प्रश्न में दिया होगा तो वो बढ़े हुए किराए की संभावना पर रोक लगाता है, आपको उसके अंतर्गत ही रहना होगा। उसे ही कहते हैं किराया नियंत्रण अधिनियम लागू। वो प्रश्न में स्पष्ट निर्देश होगा। अगर प्रश्न में स्टैंडर्ड रेंट दिया है, मानक किराया दिया है, तो हम जानेंगे कि किराया नियंत्रण अधिनियम लागू है, RCA अप्लाइड। और अगर प्रश्न में मानक किराया नहीं दिया है तो हम जानेंगे RCA नॉट अप्लाइड। ठीक है, इफ स्टैंडर्ड रेंट इज गिवन देन RCA अप्लाइड, इफ स्टैंडर्ड रेंट इज नॉट गिवन देन RCA इज नॉट अप्लाइड।
तो अगर प्रश्न में मानक किराया दिया है तो किराया नियंत्रण अधिनियम लागू, और अगर प्रश्न में मानक किराया नहीं दिया है तो किराया नियंत्रण अधिनियम नहीं लागू होगा। तो हमें ये दो बातें विधिवत ध्यान में रखनी होगी। चलिए हम अभी इनका प्रोफार्मा बनाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके लिए अलग प्रोफार्मा बनाते हैं, इसके लिए अलग प्रोफार्मा बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये जान लिया कि आपको एनुअल वैल्यू निकालना है। जैसे ही एनुअल वैल्यू निकालना है आप उनको दो पार्ट में तोड़ देंगे कि मकान किराए पर उठा है कि मालिक स्वयं रहा है, लेट आउट और सेल्फ ऑक्युपाइड। अगर लेट आउट है तो दो नियम, RCA नॉट अप्लाइड, RCA अप्लाइड। तो चलिए हम पहले बनाते हैं RCA नॉट अप्लाइड, ठीक है। प्रोफार्मा अब हम एक एक बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने कहा अब हम हेडिंग बना लेते हैं, हमें भाई एनुअल वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मकान किराए पर उठा है मतलब लेट आउट। तुरंत दो नियम देखते हैं, RCA अप्लाइड और नॉट अप्लाइड। तो हम अभी पहला प्रोफार्मा बनाने चल रहे हैं RCA नॉट अप्लाइड, कि जब किराया नियंत्रण अधिनियम 1972 लागू ना हो। लेट आउट मकान किराए पर उठा है, और जब किराया नियंत्रण अधिनियम 1972 लागू ना हो तब क्या प्रोफार्मा बनेगा एनुअल वैल्यू के लिए। आप ऐसे बनाइएगा, म्यूनिसिपल वैल्यू आपकी किताबों में बस दूसरे तरीके से बना हुआ है और वो बेहतर नहीं है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अन्य किताबों की तुलना में ये सबसे बेहतर है। म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, व्हिच एवर इज मोर। बहुत हुआ लेस, वो सैलरी की कहानी थी, यहाँ मोर चलेगा। व्हिच एवर इज मोर इक्वल एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, ठीक है। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, यहाँ एनुअल रेंट भी कही जा सकती है। व्हिच एवर इज मोर, व्हिच एवर इज मोर, व्हिच एवर इज मोर इक्वल ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस, यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, मालिक के द्वारा चुकाया गया नगरपालिका कर, तब आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। मैंने अभी आपसे कहा कि अधिनियम में केवल एनुअल वैल्यू शब्द कहा है, हम अपनी सुविधानुसार ग्रॉस एनुअल वैल्यू और नेट एनुअल वैल्यू इन दो शब्दों का प्रयोग करेंगे और तब ये हमारे लिए बेहतर बन के आएगा। हम अपनी सुविधानुसार ग्रॉस एनुअल वैल्यू और नेट एनुअल वैल्यू शब्द का प्रयोग करेंगे, तब ये बेहतर होगा। इस प्रोफार्मा पे रख के आप एनुअल वैल्यू पाएंगे और ये एनुअल वैल्यू होगी, ठीक है। फिर से जान लीजिए, हमें एनुअल वैल्यू निकालना है। और एनुअल वैल्यू कब निकालना है? एनुअल वैल्यू तब निकालना है जब मकान किराए पर उठा हो और किराया नियंत्रण अधिनियम लागू ना हो। तो फॉर्मेट क्या है? म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। अब ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, म्यूनिसिपल वैल्यू किसे कहते हैं, फेयर रेंट किसे कहते हैं, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड रेंट किसे कहते हैं, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। सब्र रखिए, सब्र रखिए, सबका जवाब अभी मिलेगा। तो म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में जो ज़्यादा होगा वही एक्सपेक्टेड रेंट कहलाता है। अब एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड दोनों में जो ज़्यादा होगा वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाती है। और ग्रॉस एनुअल वैल्यू में जैसे म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर घटा देते हैं, नेट एनुअल वैल्यू आ जाती है। हमें सबसे पहले ये देखना होगा क्वेश्चन में एनुअल वैल्यू निकालने के लिए कि मकान किराए पर उठा है कि मालिक स्वयं रहा है। हमने देख लिया मकान किराए पर उठा है। तुरंत हमें ये देखना होगा, मकान किराए पर उठा है, तुरंत हमें ये देखना होगा कि किराया नियंत्रण अधिनियम
लागू है या नहीं लागू। तो यहाँ स्टैंडर्ड रेंट का कहीं जिक्र नहीं है, मतलब आरसीए नॉट अप्लाइड। तो अगर किराया नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं है तो इतना प्रोफार्मा बना के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब एक एक को बताते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू है क्या? नगर पालिका मूल्य अथवा उचित किराया। उचित किराया दोनों में जो ज़्यादा हुआ वो संभावित किराया, अनुमानित किराया प्रत्याशित किराया, अथवा वास्तव में प्राप्त किराया, दोनों में जो ज़्यादा हुआ वो सकल वार्षिक मूल्य। स्वामी द्वारा चुकाया गया नगर पालिका कर तो शुद्ध वार्षिक मूल्य आ जाएगा। हम पहले आते हैं कि एक पे म्युनिसिपल वैल्यू कहते किसे हैं। नगर पालिका मूल्य, म्युनिसिपल वैल्यू उस मकान के द्वारा घेरी गई जगह, बनावट, रंग रूप के आधार पे वहाँ की स्थानीय सत्ता उस मकान का एक मूल्य तय करती है। उसे ही नगर पालिका मूल्य कहते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू कहते हैं। फिर से जान लीजिए क्या क्या कहा मैंने। उस मकान के द्वारा घेरी गई जगह, बनावट, रंग रूप के आधार पे वहाँ की स्थानीय सत्ता उस मकान का एक मूल्य तय करती है। वही मूल्य नगर पालिका मूल्य कहलाता है। मतलब आप कह सकते हो कि उस मकान के द्वारा घेरी गई जगह, बनावट, रंग रूप के आधार पे म्युनिसिपैलिटी उसकी जो वैल्यू फिक्स करती है वही वैल्यू म्युनिसिपल वैल्यू कहलाती है। मान लिया। क्यों फिक्स करती है? उन्हें क्या ज़रूरत पड़ गई मकान के मूल्य को तय करने की? क्योंकि उसी मूल्य के आधार पर आगे चल के उनको कर मिलना होता है। इसलिए नगर पालिका उसका मूल्यांकन अवश्य करेगी। अगर नगर पालिका मूल्यांकन ना हुआ हो तो हम नील लिख देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, हमें कोई चीज़ निकालने की फिर ज़रूरत नहीं है। जितनी चीज़ें दी गई हैं क्वेश्चन उसी से सॉल्व होगा। जो चीज़ें नहीं पता हैं उसको निकालने का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा। तो आपने इतना जान लिया म्युनिसिपल वैल्यू किसे कहते हैं। उस मकान के द्वारा घेरी गई जगह, बनावट, रंग रूप के आधार पे वहाँ की लोकेलिटी, स्थानीय सत्ता उसका एक मूल्यांकन करती है। वही मूल्यांकन नगर पालिका मूल्यांकन कहलाता है, म्युनिसिपल वैल्यू कहलाती है। और म्युनिसिपल वैल्यू हमेशा प्रश्न में दी रहेगी। नहीं दी रहेगी तो नील लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। फेयर रेंट किसे कहते हैं? फेयर रेंट का हिंदी नाम है उचित किराया या मिलता जुलता किराया। मतलब उसी मोहल्ले में, ये शब्द जरूर याद रखिएगा, उसी मोहल्ले में, मतलब जिस मोहल्ले में आपका मकान है उसी मोहल्ले में आपके पड़ोसी का कोई एक मकान है। जितनी नाप आकार का मकान आपका है उतनी ही नाप आकार का मकान उनका है। तो जितना वो कमा रहे हैं मकान से उतना आप भी कमा सकते हो। यही उचित किराया कहलाता है। मतलब उसी मोहल्ले में मिलती जुलती संपत्ति का जो किराया होगा वही उचित किराया कहलाता है। ठीक है, फेयर रेंट कहलाता है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं उसी मोहल्ले में मिलती जुलती संपत्ति का किराया उचित किराया कहलाता है। दोनों जान लिया। म्युनिसिपल वैल्यू क्या है? नगर पालिका ये कहती है उस मकान के द्वारा घेरी गई जगह, बनावट, रंग रूप के आधार पे कि आप इतना इस मकान से कमा सकते हो। यही इस मकान का नगर पालिका मूल्य हुआ। और हमारे पड़ोसी जितना कमा रहे हैं, मतलब उसी मोहल्ले में उसी नाप आकार की जो अन्य मकान संपत्ति है उससे वो जितना कमा रहे हैं उतना हम भी कमा सकते हैं। ये उचित किराया हुआ। हम कमा रहे हैं कि कमा सकते हैं? अभी सिर्फ कमा सकने की बात हो रही है। म्युनिसिपैलिटी ये कहती है आप इतना कमा सकते हो, नगर पालिका ये कहती है कि आप इतना कमा सकते हो। उचित किराया कह रहा है पड़ोसी इतना कमा रहा है तो तुम भी इतना कमा सकते हो। हम कितना कमा सकते हैं? जैसे मान लो ये 10,000 कह रहा हो, ये 8,000 कह रहा हो, तो हम अगर 8,000 वाले को ही चुन लेते हैं तो 10,000 वाले की बात झूठी हो जाती है। लेकिन अगर हम 10,000 वाले को चुन लेते हैं तो उसकी बात सही हो जाती है, इनकी भी बात सही हो जाती है। कहीं देखा हम कह रहे 8,000 कमाएंगे तो 8,000 कमाया, और वो कहेंगे देखो मैंने कहा था 10,000 कमाएंगे, 10,000 कमाया। तो इसलिए हम कितना कमा सकते हैं? तो दोनों में जो ज़्यादा है हम उतना कमा सकते हैं। वही हमारा एक्सपेक्टेड होगा, संभावित किराया होगा, अनुमानित किराया होगा, प्रत्याशित किराया होगा। वो ये बताएगा कि हम साल भर में इस मकान से इतना कमा सकते हैं, इतना कमाने की संभावना बनी है, आशा बनी है, प्रत्याशा बनी है। कंफर्म?
अब ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड रेंट किसे कहते हैं? म्यूनिसिपल वैल्यू आर फेयर रेंट व्हिच एवर इज मोर इक्वल एक्सपेक्टेड रेंट। नगर पालिका मूल्य और उचित किराया दोनों में जो ज़्यादा है वही संभावित किराया होगा। ठीक है, अब हम इतना कमा सकते हैं, ज़रूरी है कि जितना हम कमा सकते हैं उतना ही कमाएं। हो सकता है मुझसे कम कमाएं, हो सकता है मुझसे ज़्यादा कमाएं। अगर हमने कम कमाया तो कम मिलेगा, अगर हमने ज़्यादा कमाया तो ज़्यादा मिलेगा। हो सकता है जब हम मकान किराए पर उठाएं तो ज़्यादा किराए पर उठा दें तो ज़्यादा मिलेगा, और हो सकता है जब हम मकान किराए पे उठाएं तो कम किराए पे उठाएं तो कम मिलेगा। तो वास्तव में जितना हमें किराया मिला वो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड बराबर एनुअल रेंट रिसीव भी हम लिख सकते हैं। वास्तव में हमें जितना किराया मिला दोनों में जो ज़्यादा होगा वो बना ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सकल वार्षिक मूल्य। कभी कभी प्रश्न में आपको सकल वार्षिक मूल्य ही निकालने के लिए कहा जाएगा, लेकिन अब ये सकल वार्षिक मूल्य में से हम नगर पालिका कर घटा देंगे। लेकिन नगर पालिका कर घटेगा कब? इसकी घटने की एक सबसे बड़ी शर्त है पेड बाई ओनर। नगर पालिका मूल्य घटेगा तो, लेकिन ये स्वामी द्वारा भुगतान होना चाहिए। अगर स्वामी ने भुगतान नहीं किया है तो नगर पालिका कर नहीं घटाया जाएगा। मतलब हम नगर पालिका कर कब घटाएंगे? जब पेड बाई ओनर हो। नगर पालिका कर तभी घटेंगे जब स्वामी द्वारा भुगतान हो। अगर स्वामी द्वारा भुगतान नहीं है तो नगर पालिका कर नहीं घटेगा। जब नगर पालिका कर घटा देंगे तो नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो क्वेश्चन में नगर पालिका, और एक बात, सबसे बड़ा नियम जो आपकी राह रोकेगा, प्रश्न में जब तक ये नहीं लिखा गया, मान लीजिए नगर पालिका कर लिखा है केवल कि नगर पालिका कर इतने थे, तो आप ये मानेंगे कि स्वामी ने इसका भुगतान कर दिया होगा और आप घटा देंगे। और अगर प्रश्न में ये लिखा है कि अभी नहीं दिया गया है या नगर पालिका कर किराएदार चुकाएगा तो नहीं घटेगा। मतलब हम हमेशा नगर पालिका कर घटाते हैं, लेकिन तब जब भुगतान स्वामी द्वारा हुआ हो। और अगर प्रश्न में कुछ नहीं लिखा है, केवल नगर पालिका कर लिखा है, तो हम ये मान लेंगे कि स्वामी ने इसका भुगतान कर दिया होगा और हम उसे घटा देते हैं। कंफर्म? चलिए, ये इतना तो प्रोफार्मा आप बना लेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे चलते हैं। नए नियम पर जब आरसीए अप्लाइड हो तब क्या होगा? तो प्रश्न में आरसीए अप्लाइड कैसे पहचानिएगा? पूरा क्वेश्चन ढूंढिएगा तो उसमें देखिएगा कहीं स्टैंडर्ड रेंट, मानक किराया या प्रमाप किराया शब्द तो नहीं दिख रहा। अगर प्रश्न में मानक किराया दिया है तो आरसीए अप्लाइड, और अगर प्रश्न में मानक किराया नहीं दिया है तो आरसीए नॉट अप्लाइड। नॉट अप्लाइड तो ये प्रोफार्मा बन गया। ठीक है, अब हम दूसरे प्रोफार्मा पे चलते हैं, आरसीए अप्लाइड। बेटा ये प्रोफार्मा आपको याद रखने ही होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मकान किराए पर उठा हुआ है, लेट आउट। फिर देखेंगे कि मानक किराया प्रश्न में दिया है कि नहीं दिया है। अगर मानक किराया नहीं दिया है तो आरसीए नॉट अप्लाइड, और अगर मानक किराया दिया है तो आरसीए अप्लाइड। तब अगर आरसीए अप्लाइड होगा तो कैसे प्रोफार्मा बनेगा? म्यूनिसिपल वैल्यू, अभी आपने पढ़ा, म्यूनिसिपल वैल्यू आर फेयर रेंट व्हिच एवर इज मोर, म्यूनिसिपल वैल्यू आर फेयर रेंट व्हिच एवर इज मोर, व्हिच एवर इज मोर इक्वल एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट आर। अब यहीं पे नया नियम आ जाएगा, स्टैंडर्ड रेंट, मानक किराया, जो बढ़े हुए किराए की संभावना पे रोक लगाता है। फिर यहाँ आता है व्हिच एवर इज लेस, व्हिच एवर इज लेस। ठीक है, इक्वल सो एक्सपेक्टेड रेंट बनता है, सो एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, आप चाहो तो इक्वल यहाँ से हटा भी सकते हो, सो एक्सपेक्टेड रेंट। अब आर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। अब यहाँ पे फिर व्हिच एवर इज मोर, व्हिच एवर इज मोर, व्हिच एवर इज मोर। हम ये फॉर्मेट में लिख के बता रहे हैं, आप इसे थ्योरी में भी लिख के समझाएंगे तब आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू
ठीक। फिर यहाँ लेस म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाई ओनर। म्यूनिसिपल टैक्स तभी घटेगा जब पेड बाई ओनर हो, अगर पेड बाई ओनर नहीं है तो नहीं घटेगा। म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाई ओनर घटा देंगे, नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी। घटा देंगे तो नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आइए एक एक चीज़ कुरेदते हैं। मैंने कहा ना कि अगर आपको एनुअल वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले दो बातें हैं, क्या मकान किराए पे उठा है, क्या मालिक स्वयं रहा है। अगर मालिक स्वयं रहा है तो उस मकान से कोई और लाभ ना प्राप्त करे तो उस मकान की नेट एनुअल वैल्यू शून्य होती है। और अगर मकान किराए पर उठा है तो दो नियम, क्या वहाँ पे किराया नियंत्रण अधिनियम लागू है, क्या वहाँ पे किराया नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं है। तो जब आरसीए नॉट अप्लाइड तो हम पीछे फॉर्मेट आपको बता चुके हैं, जब आरसीए अप्लाइड होगा तब क्या होगा। ये रहा फॉर्मेट। क्या क्या, म्यूनिसिपल वैल्यू अभी बताया, उस मकान के द्वारा घेरी गई जगह, बनावट, रंग रूप के आधार पर वहाँ की स्थानीय सत्ता उसका एक मूल्यांकन करती है कि आप इस मकान से इतना कमा सकते हो, वही उसका नगरपालिका मूल्य कहलाता है। ये दिया होगा प्रश्न में, नहीं दिया होगा जस्ट फॉरगेट इट, आगे बढ़ जाएंगे। उचित किराया उसी मोहल्ले में, ध्यान देना मोहल्ला वही होना चाहिए। लखनऊ की संपत्ति का बम्बई की संपत्ति से तुलना नहीं हो सकती कि आप कह दो 10 बाई 10 का मकान लखनऊ में है, 10 बाई 10 का कमरा वहाँ पे है तो हम दोनों की तुलना कर लें, ना 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 ना। उसी मोहल्ले में मिलती जुलती संपत्ति का जो किराया होगा वही आपकी संपत्ति का भी किराया हो सकता है, मतलब आप अपने मकान से उतना कमा सकते हैं, वो उचित किराया बताता है। दोनों में जो ज़्यादा होगा वही एक्सपेक्टेड रेंट होगा, संभावित किराया होगा। ठीक है, ये नगर पालिका कहती है कि आप इतना कमा सकते हो, आपके पड़ोसी कहते हैं भाई हम इतना कमा रहे हैं तो आप भी इतना कमा सकते हो, तो दोनों में जो ज़्यादा है हम उतना कमा सकते हैं, ऐसी संभावना है, एक्सपेक्टेड है, अनुमानित है। लेकिन यहीं पे जब बढ़ा हुआ किराएदारी, मतलब कुछ मालिकों द्वारा बढ़ा हुआ मनमाना किराया वसूल किया जाता है, तो वहीं पे किराएदारी पर नियंत्रण लगाने के लिए ये अधिनियम लाया गया। उसे ही कहते हैं किराया नियंत्रण अधिनियम 1972। ये कहता है कि हम जो तय करें आप उसके अंदर निर्धारित करिए, उससे आगे नहीं जाइए। उसे किराया नियंत्रण अधिनियम कहते हैं। ठीक है, किराया नियंत्रण अधिनियम बना कब, 1972 में। जो बढ़े, अगर आपसे 2 नंबर में पूछ लिया जाए किराया नियंत्रण अधिनियम है क्या, तो आप सिर्फ इतना बताइएगा किराया नियंत्रण अधिनियम 1972 में बना और ये बढ़े हुए किराए की संभावना पर रोक लगाता है। ठीक है, बढ़े हुए किराए की संभावना पे ये रोक लगाता है। तो ये कह रहे हैं आप इतना कमा सकते हो, ये कह रहे हैं आप इतना कमा सकते हो, तो दोनों में जो ज़्यादा हम उतना कमा सकते हैं। लेकिन अब यहीं ये देखना होगा कि हम मानक किराए से ज़्यादा नहीं जाएंगे। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, ये कह रहे हैं 25,000 आप कमा सकते हो, ये कह रहे हैं नहीं भाई 30,000 कमा सकते हो, तो दोनों में जो ज़्यादा हम उतना कमा सकते हैं। अब मानक किराया वाले आ गए, कह रहे हैं 28,000 से ज़्यादा आप कमा ही नहीं सकते। तो मतलब इन्होंने ये तय कर दिया कि आप मैक्सिमम किराया कितना रखिए, 28,000। तो अगर आप ज़्यादा कमा भी सकते हो तो भी आपको 28,000 तक ही निर्धारित करना होगा, आप उसके ऊपर नहीं जाएंगे। तो ये बढ़े हुए किराए की संभावना पे रोक लगाता है। और ये एक्ट में कब, मान लो ये यहाँ 30,000 है और ये कह रहे थे आप 38,000 कमा सकते हो, तो ये कह रहे हैं कि आप 38,000 के ऊपर मत जाइए, तो ये 30,000 अभी हैं, तो कहेंगे जाओ भैया हमसे कोई लेना देना नहीं है, आप हमारी ऊपरी सीमा को टच मत करिए, बस जितना हमने निर्धारित कर दिया उसके नीचे रहो, चाहे जितने रहो, ऊपर आओगे तो खतरा है। तो किराया नियंत्रण अधिनियम क्या है, जो बढ़े हुए किराए की संभावना पर रोक लगाता है। आप उसके ऊपर किराया नहीं तय कर सकते, किसी भी हाल में आप उसके ऊपर नहीं तय कर सकते। तो यहाँ इन्होंने क्या कहा, आप इतना कमा सकते हो नगर पालिका के द्वारा। उचित किराया ये कह रहा है कि आप इतना कमा सकते हो, तो दोनों में जो ज़्यादा है हम उतना कमा सकते हैं, एक्सपेक्टेड है। लेकिन हम जब इतना कमा सकते हैं और प्रश्न में मानक किराया दिया है जो बढ़े हुए किराए की संभावना पर रोक लगाएगा, ये उससे ज़्यादा हमें तय ही नहीं करने देगा, तो तुरंत हम मानक किराया दिखाएंगे कि ये कितना बता रहे हैं। तब अगर ये ज़्यादा हो रहा है
तो ये प्रभाव में आ जाएगा। और अगर ये कम हो रहा है तो ये कहेंगे जाओ, तो हमें कमाने की संभावना क्या होगी, जो दोनों में कम होगा। ये कम होगा तो ये आ जाएगा, अगर ये कम होगा तो ये फिर इनको आगे जाने नहीं देगा, फिर खुद ये आ जाएगा। तो अंततः हमें यही चुनना होगा जो दोनों में कम हो, which ever is less। मतलब ये कहेगा कि हम इतना कमा सकते थे, लेकिन मानक किराया के लागू होने की वजह से हम इतना कमा सकते हैं, इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए। ठीक है, फिर से ध्यान लीजिए। ये कहते हैं, नगर पालिका कहती है आप इतना कमा सकते हो, पड़ोसी कहते हैं आप इतना कमा सकते हो, तो दोनों में जो ज़्यादा है हम उतना कमा सकते हैं। लेकिन अब यहीं पे मानक किराया लागू होने की वजह से सिर्फ इतना ही कमा पाएंगे, तो वो कहलाएगा सो एक्सपेक्टेड रेंट। दोनों में जो कम होगा अब वो वास्तविक संभावित किराया बनेगा, अब ये नहीं, ये एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। कंफर्म। और अथवा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। अब दोनों में जो ज़्यादा होगा वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। फिर स्वामी अगर नगर पालिका कर का भुगतान करता है तो घटा दिया जाएगा, स्वामी अगर नगर पालिका कर का भुगतान नहीं करता तो नहीं घटेगा, और नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी। कंफर्म, नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी। ध्यान रहे, अगर प्रश्न में लिखा है कि नगर पालिका कर इतने थे तो नगर पालिका कर घटा दिए जाएंगे। हमेशा ये मान लिया जाएगा कि इनका भुगतान स्वामी ने कर दिया है। चलिए, ये तो मान लिया। कल मैंने आपको एक प्रश्न के साथ छोड़ दिया था, संयुक्त किराया किसे कहते हैं, कंपोजिट रेंट। अब हमें इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आना होगा। ठीक है, लेकिन अब पहले दो बातें, चूँकि मैं डी फैक्टो रेंट पहुँच के आपको संयुक्त किराया समझाना चाहता था, इसलिए मैंने कल आपको रोक दिया था। हम याद रखते हैं, आप भी याद रखा करिए। संयुक्त किराया कहते किसे हैं, कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट होता क्या क्या है पहले जानिए। कभी कभी मकान का मालिक मकान के साथ कुछ सुविधाएं भी देता है, जैसे उसमें कोई फर्नीचर वगैरह लगवा दिया हो, बिजली, कूलर, लिफ्ट, पानी आदि की व्यवस्था दे दी हो। तो इसके ऐसा करने से उस मकान की वैल्यू बढ़ जाती है या कम हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब जब कभी मालिक सिर्फ मकान दे और जब कभी मालिक मकान के साथ कुछ सुविधा भी दे, तो उस सुविधा के वहाँ जुड़ने की वजह से उस मकान की वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे आप सिनेमा हॉल का उदाहरण ले सकते हो। सिनेमा हॉल में क्या होता है, मकान तो रहता ही है, साथ साथ उसमें फर्नीचर भी लगे होते हैं, वो कुर्सी आदि, उसकी वजह से उसका किराया क्या होता है, बढ़ जाता है। तो नियम आप क्या बनाएंगे, जब कभी मालिक मकान किराए पर दे लेकिन मकान के साथ साथ उसमें कुछ सुविधा भी दे और उस सुविधा के होने की वजह से उस मकान का मूल्य बढ़ जाता है, तो हम मकान और सुविधा दोनों का अलग अलग मूल्यांकन करेंगे। मकान का किराया हाउस प्रॉपर्टी में, सुविधा का किराया अदर सोर्सेज में। हम दोनों को अलग कर देंगे। जितना मकान का किराया होगा वो मकान संपत्ति से आय में रखेंगे, जितना सुविधा का किराया होगा वो अदर सोर्सेज में। अगर हम दोनों को अलग नहीं कर सकते तो, जैसे सिनेमा हॉल, तो जब मकान से उस सुविधा को अलग ना किया जा सके तो मकान और सुविधा दोनों का किराया फिर अदर सोर्सेज में जाएगा, फिर मकान में कुछ नहीं आएगा। ये याद रखिएगा, उसे हम संयुक्त किराया कहते हैं, कंपोजिट रेंट कहते हैं। तो नियम क्या बना कि जब कभी मालिक अपने मकान के साथ साथ कुछ अन्य सुविधाएं भी किराए पर दे, मतलब अन्य सुविधाएं भी मकान के साथ जोड़कर दे, तो उस सुविधा के जुड़ने की वजह से उस मकान का मूल्य बढ़ जाता है। जब उस सुविधा के जुड़ने की वजह से उस मकान का मूल्य बढ़ जाता है, तो हम उस सुविधा का और मकान का दोनों को अलग अलग करके मूल्यांकन करेंगे। मकान का मूल्यांकन हाउस प्रॉपर्टी में और सुविधा का मूल्यांकन अदर सोर्सेज में। और अगर हम दोनों को अलग नहीं कर सकते, अगर हम दोनों को अलग नहीं कर सकते तो मकान और सुविधा दोनों को फिर एक साथ हम अदर सोर्सेज में दिखाएंगे। डी फैक्टो रेंट कहते किसे हैं? अब ध्यान दीजिएगा, डी फैक्टो रेंट वास्तविक किराए का निर्धारण। तो मैंने अभी आपको बताया संयुक्त किराया जब मकान और सुविधा दोनों में एक साथ किराए पर दी जाए,
और दोनों का किराया एक साथ मिले तो उसे संयुक्त किराया कहते हैं। लेकिन हमें हाउस प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन के लिए करना क्या है? तो जब कभी मालिक मकान के साथ कुछ सुविधा भी देता है तो हम मकान और सुविधा दोनों को अलग कर देंगे। मकान का किराया हाउस प्रॉपर्टी में और सुविधा का किराया अदर सोर्सेज में। जब मकान के किराए में से मतलब प्राप्त किराए में से हम सुविधा का किराया माइनस कर देते हैं, सिर्फ मकान का किराया बचता है, तो उसे ही डी फैक्टो रेंट कहा जाता है, वास्तविक किराया कहा जाता है। कंफर्म? उसे ही डी फैक्टो रेंट कहते हैं, वास्तविक किराया कहते हैं। अब बात आई वो मकान जिसमें मालिक स्वयं रहता है, उसकी एनुअल वैल्यू क्या होगी? तो जिस मकान में मालिक स्वयं रहता है उस मकान की एनुअल वैल्यू निल होती है। जिस मकान में मालिक स्वयं रहता है उस मकान की एनुअल वैल्यू निल होती है, बशर्ते मालिक उस मकान से कोई लाभ प्राप्त ना करे। मान लीजिए मकान मालिक के पास कई मकान हो तो, और सब में वो स्वयं रहता हो तो, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 4 मकान है और चारों मकानों में स्वयं रहता है, तो जो मकान सबसे बड़ा होगा उसे वो स्वयं रहने की छूट के लिए चुन सकता है। मतलब किसी एक मकान को स्वयं की रहने की छूट के लिए चुन सकता है। तो ऑब्वियसली जो मकान सबसे बड़ा होगा वही उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो जो मकान सबसे बड़ा होगा उस मकान को स्वयं के रहने की छूट के लिए निर्धारित कर दिया जाएगा और उसकी नेट एनुअल वैल्यू निल हो जाएगी। बाकी शेष अन्य मकानों को किराए पर उठा हुआ मानकर हल किया जाएगा। बाकी अन्य मकानों को किराए पर उठा हुआ मानकर हल किया जाएगा और उनके लिए भी यही 2 नियम होंगे। जैसे ही किराए पर उठा हुआ कहा आपने ना, तुरंत 2 नियम, किराया नियंत्रण अधिनियम नहीं लागू या किराया नियंत्रण अधिनियम लागू, और उस फॉर्मेट पे बना के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या कहा, अगर किसी मकान में मालिक स्वयं रहता है तो उस मकान की एनुअल वैल्यू निल होती है, बशर्ते वो पूरे वर्ष उसमें स्वयं रहें, और जब ना रहें तो उस मकान से कोई लाभ प्राप्त ना करें तो उस मकान की एनुअल वैल्यू निल होती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक मकान हो और सभी मकानों में वो स्वयं रहता हो, तो अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक मकान है और सभी मकानों में वो स्वयं रहता है तो जो मकान सबसे बड़ा होगा उसे स्वयं के रहने की छूट के लिए चुन लेना चाहिए और वो नेट एनुअल वैल्यू निल होगी। बाकी शेष अन्य मकानों को हम किराए पर उठा हुआ मानकर हल करेंगे। मान लीजिए किसी मकान में मालिक स्वयं रहता था, उसकी कहीं बदली वगैरह हो गई, ट्रांसफ़र हो गया और अब वो छोड़ के जा रहा है। तो जब वो छोड़ के जा रहा है तो यहाँ उसने क्या काम किया, उस मकान को तालाबंद कर दिया। तो मतलब उस मकान से कोई लाभ प्राप्त नहीं किया। और ध्यान रहे वो जिस जगह जाए वहाँ किराया दे के रहे। तो अगर वो वहाँ किराया दे के रहता है और यहाँ उसका मकान बंद पड़ा है, उस मकान से उसको कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो उस मकान की नेट एनुअल वैल्यू निल बनी रहेगी। लेकिन मान लीजिए वो अपने मकान को छोड़ के जाए और यहाँ इस मकान को किराए पर उठा दे, तो फिर ये मान लिया जाएगा कि वो मकान किराए पर उठा था, फिर उसे हम साल भर किराए पर उठा हुआ मानेंगे। लेकिन वास्तव में किराया केवल उतने ही महीने का मिलेगा जितने महीने मकान किराए पर उठा। मैंने क्या बताया, अगर किसी व्यक्ति के पास कोई मकान है, उस मकान में वो स्वयं रह रहा है, उसकी बदली हो गई और ट्रांसफ़र होने की वजह से वो किसी ऐसी जगह जा रहा है जहाँ पे उसे किसी ऐसे मकान में रहना होगा जहाँ उसे किराया नहीं देना पड़ेगा, और यहाँ वो अपने मकान को किराए पे उठा के जाता है, तो उस मकान को हम पूरे साल किराए पर उठा हुआ मानेंगे। और उस मकान को जब पूरे साल किराए पर उठा हुआ मान लेंगे, लेकिन वास्तव में किराया केवल उतने दिन का ही मिलेगा जितने दिन वास्तव में वो मकान उठा होगा। ठीक है। और मान लीजिए अगर उस मकान में वो ताला बंद करके जाए, उससे कोई लाभ प्राप्त ना करे, तो फिर उस मकान की नेट एनुअल वैल्यू निल हो जाती है। कुछ मकान ऐसे भी होते हैं जो किराए पर उठाए ही नहीं जा सकते। तो जो मकान किराए पर उठाए ही नहीं जा सकते उनकी एनुअल वैल्यू क्या होगी, उनकी नेट एनुअल वैल्यू निल होती है। उनको जब किराए पर उठा ही नहीं सकते तो उनसे कोई आय नहीं हो सकती। तो ये एक क्वेश्चन है कि वार्षिक मूल्य से आप क्या समझते हैं। तो मैंने डिटेल में आपको बताया कि एक मकान से हम जितना कमा सकते हैं वही उस मकान का वार्षिक मूल्य कहलाता है।
सालाना हम उस मकान से जितना आय प्राप्त कर सकते हैं वही उस मकान का एनुअल वैल्यू कहलाएगा। एनुअल वैल्यू की गणना की कैसे जाएगी, तो हमने ये पूरे नियम बताए और यही आप लिखेंगे कि हेडिंग डाल के नगर पालिका मूल्य किसे कहते हैं, उचित किराया किसे कहते हैं। दोनों में जो ज़्यादा होगा वही उस मकान का संभावित किराया बनेगा। फिर संभावित किराया और वास्तव में प्राप्त किराया दोनों में जो ज़्यादा होगा वही उसका सकल वार्षिक मूल्य बनेगा, और सकल वार्षिक मूल्य में से स्वामी द्वारा चुकाया गया कर घटा देंगे तो शुद्ध वार्षिक मूल्य बनेगा, नेट एनुअल वैल्यू। ध्यान रहे प्रश्न में एनुअल वैल्यू ही कहा जाएगा। मैंने कहा ना अधिनियम में लिखा हुआ शब्द ये है, हमने अपनी सुविधा के लिए ग्रॉस और नेट दो अलग शब्द लगा दिए हैं। ठीक है, आपको बीच में यहाँ एक नियम दिया है, नियम 4 की शर्तें। हालांकि यहाँ ज़रूरत नहीं है, आगे मिलेगा, लेकिन आज आप जान लीजिए नियम 4 की शर्तें क्या है। आप सिर्फ इस जान लीजिए नियम 4 की शर्तें क्या हैं, आगे इसकी ज़रूरत है। किराएदारी वास्तविक हो, मतलब वास्तव में मकान किराए पर उठा होना चाहिए। कभी मैंने अभी कहा ना कि अगर एक व्यक्ति के पास कई मकान हो, सभी में वो स्वयं रहता हो, तो एक मकान स्वयं की रहने की छूट के लिए चुन लिया जाएगा, बाकी अन्य मकानों को किराए पर उठा हुआ मान लिया जाएगा। तो मान लेने से नहीं, यहाँ नियम 4 की शर्तों में क्या कहा गया है, वास्तव में मकान किराए पर उठा होना चाहिए। दूसरा, किराएदार ने मकान खाली कर दिया हो, वो किसी ऐसी जगह चला गया आपके मकान में अब वो नहीं है। तीसरा, आप हर संभव प्रयत्न करने के बाद भी आप उससे किराया वसूल ना कर सके हो। चौथा, किराएदार ने आपके किसी अन्य मकान पर कोई कब्जा ना किया हो। कितनी शर्तें, 4 शर्तें हैं, इन्हें ही नियम 4 की शर्तें कहते हैं। कौन कौन सी, किराएदारी वास्तविक हो, किराएदार ने आपका मकान खाली कर दिया हो, आप हर संभव प्रयत्न करने के बाद भी उससे किराया वसूल ना कर सके हों, और किराएदार ने आपकी किसी अन्य संपत्ति पर कोई कब्जा ना किया हो। इन्हें ही नियम 4 की शर्तें कहते हैं। और जब ये नियम 4 की शर्तें, जब कभी ऐसा होगा कि आपका किराया आपको नहीं मिलेगा, मान लीजिए आपने मकान किराए पे उठाया और किराएदार ने किराया नहीं दिया, तो तब ये नियम 4 की शर्तें आती हैं, वो आगे आप पढ़ेंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मकान से आप ज़्यादा कमा सकते थे लेकिन कम कमाएंगे, तो वो भी आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उनको अगले टॉपिक के लिए छोड़ दीजिए। आज की क्लास में इतना ही। आप ये प्रोफार्मा तैयार कर लीजिएगा। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे एक रेगुलर क्लास पा सकते हैं। पीडीएफ मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, एग्जाम पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये सब कुछ पाने के लिए आप हमसे पेड क्लास लीजिए। अगर आप नए जुड़े हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट मिल सकें। तो आज की क्लास में इतना ही। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।